हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके एफ CGPSC के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की जलवायु को कर चुके हैं, उसका भाग 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम भाग 2 को करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम देख लिए थे कि मानसून जो छत्तीसगढ़ में वर्षा है वो दो, एक तो ग्रीष्मकालीन वर्षा है और दूसरा शीतकालीन वर्षा है। ग्रीष्मकालीन वर्षा के अंतर्गत हम दक्षिण पश्चिम मानसून को देख लिए थे और शीतकालीन वर्षा के अंतर्गत हम उत्तर पूर्वी मानसून और उत्तर पश्चिम मानसून को हम देख चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में ऋतुएं, कितनी प्रकार की ऋतु है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो चलिए उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ से पहले कि भारत में कुल कितनी ऋतुएं होती है। तो देखिए, भारत में मुख्यतः 4 ऋतुएं होती है। याद रखिएगा, भारत में टोटल कितनी ऋतुएं हैं? 4। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? भारत की। भारत में टोटल ऋतु की संख्या अगर बोल दी जाए तो 4 है। कौन कौन सी है? पहला है ग्रीष्म ऋतु, पहला आपको मिलेगा ग्रीष्म ऋतु। दूसरा है वर्षा ऋतु, दूसरा क्या है? वर्षा ऋतु। तीसरा याद रखिएगा, तीसरा है शरद ऋतु। ये मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मुख्यतः कितने हैं? 4 है। और चौथा आपको मिलेगा शीत ऋतु। चौथा क्या है? शीत ऋतु। तो ये भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुएं हो गई। ठीक, एक साल में 12 माह, तो हर ऋतुओं को लगभग 3-3 माह में बांटा गया है। तो ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा 16 मार्च से, मार्च के बाद 3 माह, अप्रैल मई जून, तो ये हो जाएगा 15 जून तक। 16 मार्च से 15 जून तक क्या चलेगा? ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद आप आएंगे वर्षा ऋतु में, तो ये है 16 जून से, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये चलेगा 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक। उसके बाद आएंगे शरद ऋतु, तो 15 सितंबर के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 16 सितंबर से शरद ऋतु चालू हो जाएगा, जो 3 माह तक चलेगा। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह आ जाएगा दिसंबर। कौन से दिसंबर तक? ये रहेगा 15 दिसंबर। ठीक, उसके बाद शीत ऋतु आ जाएगा, ये रहेगा 16 दिसंबर से कब तक का? याद रखिए, ये कब तक का है? ये 16 मार्च से शुरू हुआ था, 3 इसको जोड़िए, इसमें क्या आ जाएगा? दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये कब तक चलेगा? 15 मार्च तक। ठीक है, तो देखिए 15 मार्च तक चला, फिर 16 मार्च से फिर क्या आ जाएगा? ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा। तो ये है भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतु है, चारों का नाम हो गया। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि ऋतु कितने प्रकार की होती है, ये तो हो गया भारत की बात। अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। कितनी है? छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। याद रखना है, छत्तीसगढ़ में शरद ऋतु नहीं पाया जाता। ठीक है, अर्थात शरद ऋतु छत्तीसगढ़ में नहीं है। ग्रीष्म और वर्षा और शीत ऋतु बस है आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो कौन कौन सी ऋतुएं हो गई? पहला है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु, और तीसरा आपको मिलेगा शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। लेकिन इसका डेट अब बदल जाएगा। 4 ऋतुएं थी तो 3-3 माह का था, अब यहाँ पर 3 ऋतुएं हैं तो 4-4 माह के आ जाएंगे। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु जो है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर 16 फरवरी से शुरू हो जाएगा। ये 4 माह तक का रहेगा। तो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून, और ये रहेगा 15 जून तक। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे वर्षा ऋतु, तो ये कब से शुरू हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 जून से, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और ये रहेगा 15 अक्टूबर तक। ठीक है, उसके बाद शीत ऋतु आप आएंगे तो कब से कब तक रहेगा? 16 अक्टूबर से, अक्टूबर के बाद क्या आ जाएगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, फिर आ जाएगा, याद रखिएगा, ये 15 फरवरी तक, यहाँ तक चलेगा। याद रखना है शीत ऋतु। तो ये है छत्तीसगढ़ में 3 ऋतुएं और भारत में 3 ऋतुएं। हमको याद रखना, इसको पढ़ना है क्योंकि हम अभी छत्तीसगढ़ की जलवायु को पढ़ रहे हैं, ना कि भारत की जलवायु को। तो इसको एक एक करके समझते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में कैसी व्यवस्था, हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी रहेगी, वर्षा ऋतु में और शीत ऋतु में कैसी रहेगी। ठीक है, तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। पहला है ग्रीष्म ऋतु।
पहला क्या याद रखना है आपको, ग्रीष्म ऋतु जो कब से कब तक चल रहा है अभी बताए हैं, ये है ग्रीष्म ऋतु जो है 16 फरवरी से 15 जून तक का है। ठीक है, कब से कब तक है, 16 फरवरी से लेकर 15 जून तक का ग्रीष्म ऋतु है। इसमें क्या होगा देखिए, अब आप डिटेल में बहुत अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए ये जैसे है एक आपकी ये ग्लोब है, ठीक है। सूर्य जो है वो 0 डिग्री पर, 0 डिग्री मतलब विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब कब पड़ेंगी, 21 मार्च को पड़ेंगी, और उसके अलावा आपकी पड़ेंगी यहाँ पर 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को। यहाँ पाएंगे तो ये वाला स्थान मान लीजिए ये है मकर रेखा। मकर रेखा पर कब पड़ेंगी, यहाँ पर ये हो जाएंगी, यहाँ पर पड़ेंगी मकर रेखा 22 दिसंबर को। ठीक है, और ऊपर जैसे आएंगे ये वाला स्थान है, ये है कर्क रेखा। ये क्या है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा में कब पड़ेगी सूर्य की डायरेक्ट किरणें, ये पड़ेंगी 21 जून को। 21 जून को सूर्य यहाँ पर होगा डायरेक्ट। ठीक है, और छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर अगर आप देखते हैं छत्तीसगढ़, तो ये जैसे आप देख रहे हैं एक एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है कुछ इस प्रकार ऐसे है, मतलब छत्तीसगढ़ का ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर का, जो छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। अभी देख रहे थे हम, याद रखिए, कमेंट करके बताइए कौन कौन से 4 जिले हैं, मैं बता चुका हूँ इसको। तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो 4 जिला है वो कर्क रेखा वहाँ पे 4 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसके नीचे आपको पूरा का पूरा क्या मिलेगा, अर्थात ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक को आप क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय जोन बोलते हैं या उष्णकटिबंध बोलते हैं। ठीक, उष्णकटिबंधीय इसलिए क्योंकि यहाँ पर सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष भर कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर ही मिलेंगी आपको। तो कर्क रेखा याद रखिए छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग को काटते हुए जा रही है, अर्थात छत्तीसगढ़ के नीचे वाला क्षेत्र सरगुजा, ये जहाँ से कर्क रेखा के नीचे वाला क्षेत्र पूरा का पूरा उष्णकटिबंध के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसीलिए छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा गर्मी अधिक मिलती है आपको, छत्तीसगढ़ के इस वाले क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ेगी। इसको बहुत अच्छे से डिटेल से समझिएगा। जैसे ये मान लीजिए आप, ये छत्तीसगढ़ है कुछ इस प्रकार ऐसे, ये मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, यहाँ से होकर गुजरती है कर्क रेखा ये। तो कर्क रेखा के नीचे का हिस्सा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उष्णकटिबंधीय। क्यों, क्योंकि सूर्य अगर एक बार ऊपर जा रहा है, देखिए मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, एक बार अगर सूर्य ऊपर जा रहा है तो वापस भी तो आएगा कुछ इस प्रकार। तो जाने के समय में भी यहाँ पर इसकी गर्मी मिलेगी और आने के समय में भी सूर्य की लंबवत किरणें मिलेंगी इस वाले क्षेत्र में। ठीक, इसलिए ये वाला क्षेत्र जो है वर्ष भर गर्म रहता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का लगभग देख सकते हैं, ये भले ही शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है, इसके ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाता है, शीतोष्ण, लेकिन भारत जो है शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत नहीं आता, पूरा का पूरा उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है। ठीक है, ये सब चीज़ हो चुका है। तो क्या ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ में अधिक गर्मी पड़ेगी या कम गर्मी पड़ेगी? ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ में गर्मी की मात्रा काफ़ी अधिक होगी, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में इसका जो औसतन तापमान है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा हूँ। ग्रीष्म ऋतु में औसतन तापमान जो है ये पहुँच जाता है लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा हूँ। अगर आपसे बोल दिया जाए कि औसतन वार्षिक तापमान कितना होगा, औसतन वार्षिक तापमान, ये जो अभी पढ़े हैं ऊपर, ये केवल ग्रीष्म ऋतु जो 4 महीने में आपका तापमान रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक, 40 से 45 डिग्री के बीच रहेगा ऑन एवरेज। लेकिन अगर साल भर की आप बात करते हैं, देखिए वार्षिक है, अगर वार्षिक तापमान की अगर आप बात करेंगे तब छत्तीसगढ़ का जो औसतन तापमान है वार्षिक वो रहता है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, अर्थात छत्तीसगढ़ में देखिए गर्मी के समय में 40 से 45 डिग्री गर्मी पड़ रही है, अर्थात छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वो गर्म वाला क्षेत्र है। और आपको बताएं कि ऊपर में ये वाले क्षेत्र में इधर आपके छत्तीसगढ़ में भी, और ज़्यादातर लू जो है वो अगर आप देखते हैं, आप पढ़े होंगे लू किसको बोलते हैं आप समझिए। देखिए 15 मई के बाद वह
1 जून से पहले, अगर आप अच्छे से समझिए तो, ठीक है, 15 मई के बाद व 1 जून से पहले, या तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं मई के उत्तरार्ध में और जून के पूर्वार्ध में, ठीक है। एक गर्म व शुष्क हवाएं, ठीक है, से पहले 15 मई के बाद व 1 जून से पहले कहाँ, उत्तर भारत में, कहाँ, उत्तर भारत में, इसकी बात कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा, जैसे आप ये क्षेत्र देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया है, कुछ ऐसे, ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं, तो ये वाला जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, बिहार, ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर गर्म व शुष्क हवाएं चलती हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, ठीक है। लू में याद रखिएगा, लू जो है वो गर्म, बहुत गर्म रहेगा। आप देखते हैं लू लग जाता है, बोलते हैं मतलब, और उसकी हवाएं क्या रहेंगी, शुष्क रहेंगी। इसका मतलब क्या है समझिएगा, शुष्क का मतलब होता है सूखा, मतलब इसमें जो हवाएं चलती है वो हवा जो है वो काफ़ी गर्म होगी और गर्म के साथ साथ सूखी होगी। तो यही जो है मतलब इसमें नमी की मात्रा, लू में जो है नमी की मात्रा नहीं होती, लू में नहीं, नमी की मात्रा नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। तो जब इसमें नमी नहीं है तो ये क्या करती है, आपके शरीर से नमी को शोषित करने की कोशिश करती है, ठीक है, नमी को खींचती है, आपके शरीर से पानी को खींचने का काम करती है, क्योंकि यह हवा क्या है, गर्म है और गर्म चीज़ें खींचने का काम करती है, ठीक है। तो इसीलिए जब ये हवाएं जब सूखी हैं, इसमें नमी की मात्रा नहीं है, तो आपके शरीर से पानी को खींचती है, जिससे आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। और इसी वजह से पानी की कमी से, लू लगने से, पानी की कमी से किसी की मौत भी हो जाती है। तो इसीलिए मई के बाद, मतलब 15 मई के बाद और जून से पहले आपको छत्तीसगढ़ में लू मिलेगा। और लू जो है वो याद रखिएगा, पर्वतीय क्षेत्र में लू का मतलब आप बोल सकते हो कि ऊंचे क्षेत्रों में, जैसे आप बोल सकते हो बस्तर वाले क्षेत्र में, बस्तर व सरगुजा संभाग में लू का प्रकोप या फिर लू नहीं पड़ता। कहाँ पर, बस्तर वाले क्षेत्रों में, याद रखिएगा, कहाँ पर, सरगुजा वाले क्षेत्र में और बस्तर वाले क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको अधिकतर पर्वत और पठार मिलेंगे। और जैसे जैसे आप इसको नोट कर सकते हैं, आप जैसे जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप पर्वत में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते जाएंगे, वैसे वैसे 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम होते जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, 1 डिग्री टेम्परेचर कम होते जाएगा। तो गर्म, अब जो हवाएं, जो गर्म हवाएं चल रही है, वो जैसे जैसे आप पर्वतों के ऊपर चढ़ेंगे तो अब गर्म हवा ना रहकर वो गर्म हवा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसीलिए ठंडी हवा से कभी भी लू नहीं लगेगा। इसलिए बस्तर और सरगुजा, ये पर्वत और पठार वाला क्षेत्र है, इसलिए ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पर कभी भी लू का प्रकोप नहीं लगेगा। तो लू कहाँ पर होगा, छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। लू आपको मिलेगा मैदानी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में ही आपको क्या लगेगा, लू लगेगा, ठीक है। मैदानी क्षेत्र मतलब आपका छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन वाले क्षेत्र में ही आपको क्या मिलेगा, लू मिलेगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। ग्रीष्म ऋतु में ये इस प्रकार के आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी हमारे छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है या गर्म क्षेत्र कौन सा है, अगर आपसे बोल दिया जाए तो छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान है, गर्म क्षेत्र है जांजगीर चांपा, याद रखिएगा, ठीक है। जांजगीर चांपा। सेकंड में आप उसको बोल सकते हैं शक्ति है, क्योंकि शक्ति से ही अलग होकर बने हैं, ठीक है। और अगर आपको बोल दिया जाए कि औसतन सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ रहती है, अगर आपको बोल दिया जाए कि औसतन सर्वाधिक गर्मी आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है। औसतन समझ रहे हैं, मतलब ऑन एवरेज अगर आप सालाना बात करेंगे तो सालाना सबसे ज़्यादा देखेंगे तो सर्वाधिक गर्मी होगी रायगढ़ वाले क्षेत्र में, ठीक है। और शक्ति जांजगीर चांपा लिख सकते हैं, मैं एक ही लिखवा रहा हूँ, रायगढ़ वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो इसको सबको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ का औसतन तापमान होगा
ग्रीष्म ऋतु में 40 से 45 डिग्री। वार्षिक औसतन वार्षिक तापमान देखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान बोलेंगे तो जांजगीर चांपा, लेकिन ये गर्म स्थान है। लेकिन अगर आप ये ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप औसतन बात करते हैं पूरे साल भर में सर्वाधिक गर्म कौन सा क्षेत्र रहेगा, सर्वाधिक गर्मी कहाँ होगी साल भर की, तब आप उसको बोलेंगे रायगढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है, रायगढ़ के बाद आप शक्ति, जांजगीर चांपा बोल सकते हैं। ये है ग्रीष्म ऋतु में हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम पढ़ लिए हैं। याद रखिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, क्यों, देखिए अब इसके अलावा आपको कई सारी चीज़ें, अगर कभी क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ गया कि ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर पर क्या होगा, प्रेशर पर क्या होगा, तो मैं आपको कल की क्लास में भी बताया था जलवायु वाले अपने पहले भाग में कि जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ पर प्रेशर हमेशा, वायुमंडलीय दाब जो है हमेशा कम होगा। तो इस वाले क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, प्रेशर हमेशा टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, हाई होगा। यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, भाई तापमान अधिक है ना, और तापमान के अधिक होने से मैं क्या बताया था, वायुमंडलीय दाब जो है वो बहुत कम होगा। तो ये पूरा का पूरा डिटेल याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु वाला है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। सेकंड देखते हैं वर्षा ऋतु। इसका ये कब से कब तक होगा वर्षा ऋतु, अभी देखें 16 जून से लेकर, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो ये होगा 15 अक्टूबर तक। ठीक है, 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक। ठीक, अब देखिए कल की क्लास अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आज की क्लास को देखिएगा, वरना आपको उस जितना हम समझ रहे हैं वो आपको समझ में अच्छे से आएगा नहीं आपको। ठीक है, तो देखिए ये जैसे भारत है, आप बहुत अच्छे से इसको क्लियर रखिएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए इंडिया है, यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला क्षेत्र है छत्तीसगढ़, कुछ यहाँ पर है। मैं बड़ा बना रहा हूँ छत्तीसगढ़ को, आप समझ जाइए, आपको समझाने के लिए बताना पड़ेगा। ठीक है, एक तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़ कुछ ऐसे, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ से एक नदी निकलती है, ये वाली नदी है, यहाँ से ये वाला कौन सा, यहाँ पर मैकल श्रेणी है, मैकल श्रेणी के यहाँ पर इसकी एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक से एक चोटी निकलती है जो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए, ठीक, मतलब यहाँ से अमरकंटक से एक नदी निकल रही है, उस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नदी का नाम क्या है, नर्मदा। वैसे ही नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा महादेव पहाड़ी। ठीक है, महादेव चोटी यहाँ पर सतपुड़ा का हिस्सा है, यहीं से एक नदी और निकलती है और उस नदी का नाम है यहाँ पर ताप्ती नदी। नदी का नाम क्या है, ताप्ती नदी। अच्छे से एकदम समझिएगा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा यहाँ पर आपको मिलेगा, इसके ऊपर है ये वाला है विंध्य पर्वत, और यहाँ पर मिलेगा आपको सतपुड़ा, कुछ इस प्रकार ऐसे, और सतपुड़ा है और यहाँ पर है मैकल। ठीक है, मैकल श्रेणी सतपुड़ा का हिस्सा है। और यहाँ पर आपको मिलेगा पश्चिमी घाट, ऐसे है पश्चिमी घाट, कुछ इस प्रकार, ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये वाला पोर्शन है आपका पश्चिमी घाट वाला। ठीक है, नदी को मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर रहा हूँ इस प्रकार, ऐसे यहाँ से मान लीजिए एक नदी निकल रही है, ठीक, वैसे ही यहाँ पर आप मानिए ऐसे, यहाँ पर मान लीजिए एक नदी है, ये देखिए, एक नदी का नाम है नर्मदा और दूसरे नदी का नाम है ताप्ती। तो मान लीजिए यहाँ से ये वाला कौन सा दिशा हो गया, ये है दक्षिण, और ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम दिशा है। भारत में मानसून का प्रवेश जो है वो कहाँ से हो रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में यहाँ पर आपको मिलेगा, ये वाला स्थान है अरब सागर का, यहाँ पर क्या है, अरब सागर, और यहाँ पर आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हवाएं जो हैं कुछ इस प्रकार आ रही हैं इधर से, ये दक्षिण पश्चिम मानसून की कुछ इस प्रकार से हवाएं यहाँ पर आ रही है, देखिए ऊपर आई, ऐसे आ रही है, ऊपर आ रही है, यहाँ से भी ऊपर निकल जा रही है कुछ इस प्रकार, यहाँ पर ऐसे, ये देखिए। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून ही कहलाएगा ये, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो दो शाखाओं में डिवाइड हो गया।
एक शाखा बन गई अरब सागर वाली और दूसरी शाखा बन गई बंगाल की खाड़ी वाली। अब समस्या क्या है, यहाँ पर है पश्चिमी घाट, ये देख रहे हैं, तो जो हवाएं हैं अपने साथ हवा जो है नमी लेकर आ रही है और पश्चिमी घाट से टकराकर पूरी की पूरी वर्षा करा दे रही है। मतलब यहाँ से हवा को, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है यहीं से टकराकर यहाँ पर, जैसे मान लीजिए पश्चिमी घाट है, हवा आ रही है यहाँ से टकराकर पूरी की पूरी वर्षा पश्चिमी घाट के पश्चिम में करा दे रही है। तो पूर्व वाला क्षेत्र जो है, ये वाला कर्नाटक वाला क्षेत्र या यहाँ पर तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ये याद रखिएगा वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर औसतन वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है या 50 सेंटीमीटर तक होती है, उसको आप क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। तो यहाँ पर मानसून जो है पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिम में वर्षा करा देती है, पूर्व में नहीं जा पा रही है। मतलब मानसून का जो प्रवेश है वो भारत के मध्य वाले क्षेत्र में या नीचे वाले क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको उस पर जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा है। ये तो पश्चिमी घाट से टकरा कर ही वर्षा करा दे रही है। लेकिन यहाँ पर उसको दो रास्ते मिल गए। कौन कौन से रास्ते मिल गए यहाँ पर? एक मिल गया नर्मदा का मुहाना। मुहाना किसको बोलते हैं? ऐसा क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ अपना जल गिराती है समुद्र में, उस क्षेत्र को बोलते हैं मुहाना। तो ये क्षेत्र मुहाना कहलाएगा। मैं ऊपर से बनाया हूँ, याद रखिए, एक्चुअल में नीचे से ऐसे गिरती है। एग्जैक्ट आप लोकेशन को मत समझिए, भारत का भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में नर्मदा जो इस प्रकार यहाँ से गिरती है, मैं केवल समझाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से नर्मदा नदी के मुहाने से यहाँ से हवा जो है भारत में प्रवेश कर जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाले पश्चिमी घाट के बीच में गैप है ना, यहाँ से भारत में प्रवेश कर जा रही है। देखिए इस प्रकार आ रही है हवा और यहाँ देखते देखते अंदर में प्रवेश कर गई, कुछ इस प्रकार। सेम वैसे ही ये हवा जो है यहाँ पर उसको नहीं मिला अंदर जाने के लिए, यहाँ पर मिल गया ताप्ती नदी का मुहाना और ये आगे चला गया, कुछ इस प्रकार ऐसे। और दोनों तरफ मिल रहा है उसको छत्तीसगढ़, है ना। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये वाला स्थान होता है मैकल श्रेणी का। यह है मैकल श्रेणी, ठीक है। मैकल श्रेणी पूरा का पूरा जीपीएम से लेकर राजनांदगांव तक का। और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये पहाड़ी है अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़ पहाड़ी है, ये आपको कहाँ मिलेगा? नारायणपुर में। और ये है मैकल श्रेणी, ये क्या है? मैकल श्रेणी, ठीक है। तो अब आप समझिए कि जब हवा यहाँ से नर्मदा और ताप्ती नदी में प्रवेश के मुहाने से प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर से ये मुहाने से हवा जो है प्रवेश करते आ रही है, देखिए इस प्रकार प्रवेश करते आई और आने के बाद उसको यहाँ पर क्या मिल गया? ये वाले क्षेत्र में मैकल श्रेणी मिल गया, देखिए। और मैकल श्रेणी से अब यहाँ पर देखिए जब से प्रवेश की है हवा यहाँ से, उसको रास्ते में कोई भी पर्वत पठार मिला है क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही ये भारत में इस प्रकार प्रवेश किया, यहाँ पर उसको क्या मिल गया? मैकल श्रेणी। और मैकल श्रेणी से टकराकर पूरी की पूरी वर्षा मैकल श्रेणी के पश्चिम में करा दिए, ठीक है। जिससे पूर्व वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, वो क्या सूखा रहा। और उसी सूखे क्षेत्रों को आप क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। उसको क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। और जहाँ पर वर्षा नहीं होती, अर्थात जहाँ से टकराकर पूरी वर्षा पश्चिम में करा देती है और पूर्व में वर्षा नहीं हो पाती, और जो क्षेत्र वृष्टि छाया वाला बना रहता है, वो जिला कहलाता है कवर्धा जिला। कौन सा जिला है वो? कवर्धा जिला है, याद रखिएगा। अर्थात कवर्धा में छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा होती है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? कवर्धा जिला। क्यों? समझ आया? क्योंकि ये हवा जब नर्मदा नदी के मुहाने से प्रवेश करती है तो मैकल श्रेणी के पश्चिम में टकराकर पूरी की पूरी वर्षा करा देती है, ठीक है। वृष्टि छाया प्रदेश लिखूँ, मतलब याद रखिएगा सबसे कम वर्षा वाला जिला है कवर्धा छत्तीसगढ़ में। लेकिन यहाँ से भी एक, देख रहे हैं ना, यहाँ से भी एक नदी से भी यहाँ से एक हवा प्रवेश कर रही है आपके इस प्रकार, यहाँ से ऐसे, ठीक है। मानसूनी हवाएं प्रवेश कर रही हैं। तो इस प्रकार मानसूनी हवाएं कुछ यहाँ पर आते आते जैसे ये छत्तीसगढ़ में मिलती है, यहाँ तक उसको रास्ते में कोई भी पर्वत पठार नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, वो तो गनीमत है कि अबूझमाड़ की पहाड़ी हमारे छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के अंदर में स्थित है और अबूझमाड़ से टकराकर पूरी की पूरी वर्षा करा देती है नारायणपुर के अबूझमाड़ वाली पहाड़ी के आसपास। इसीलिए अबूझमाड़ बोल सकते हैं, अबूझमाड़ वाला जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है।
छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपसे बोल दिया जाए तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो होता है अबूझमाड़ की पहाड़ी। मैं क्षेत्र बोला हूँ, अभी भी जिला की बात नहीं किया हूँ, ठीक है। जिला अभी तक आपको नहीं बताया हूँ। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपको बोल दिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? अबूझमाड़ की पहाड़ी। ये कहाँ पर स्थित है? ये है नारायणपुर में। समझ आया क्यों? क्योंकि अबूझमाड़ हमारे छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के अंदर है। अगर मान लीजिए बाहर या बॉर्डर पर रहता तो इस क्षेत्र में भी वर्षा नहीं होती, क्योंकि टकरा करे पश्चिम में गिर जाता। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे ये अबूझमाड़ है, यहाँ से हवाएं आ रही है, इससे टकरा कर पूरी वर्षा यहाँ पर करा दी, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारे नारायणपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे टेम्परेचर, यहाँ पर क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, ये सब मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ। स्वाभाविक सी बात है, ये वाला क्षेत्र कब है? जून के आसपास का है, जून से अक्टूबर तक का। तो जून से अक्टूबर तक का हमारे यहाँ पर, ये यहाँ पर है ना, 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पर पड़ती है, सॉरी 21 जून को। उसके पहले मतलब इस वाले क्षेत्र में पहले से ही टेम्परेचर क्या हुआ होगा? हाई रहा होगा, टेम्परेचर हाई और प्रेशर कम। तो कल बताया था, हमेशा अधिक वायुमंडल दाब वाली हवाएं कम वायुमंडल दाब वाली हवा को भरने की कोशिश करेगी, और यहाँ से हवाएं आएंगी जो 0 डिग्री से टकराकर अपनी दिशा को बदल देगी, और जैसे ही बदलेगी तो दक्षिण पश्चिम से हमारे यहाँ वर्षा हो जाएगी। समझ आया? तो देखिए, बताइए यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ के मैकल श्रेणी और अबूझमाड़ की पहाड़ी से टकरा कर ही हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा हो रही है। कहाँ से? अरब सागर वाली शाखा से। तो अरब सागर वाली शाखा से हमारे यहाँ केवल और केवल इस वाले क्षेत्र में और नारायणपुर वाले क्षेत्र में वर्षा हो रही है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में अरब सागर वाली शाखा से केवल कितना प्रतिशत? केवल 10% वर्षा होती है। समझ रहे हो? केवल 10% वर्षा होती है अरब सागर वाली शाखा से। इसके पीछे का रीज़न समझ आया? मैकल श्रेणी और अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहा हूँ। ठीक, बाकी आप देखे होंगे कि मैं कल भी बताया था कि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से, बे ऑफ बंगाल है ये, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत वर्षा हो रहा है? छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में कितनी 90% वर्षा होती है। ठीक, अब समझना कैसे? देखिए यहाँ पर ये वाली हवाएं जब सीधी सीधी निकल जा रही, देख रहे हैं? यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर आपको मिलेगा पूर्वी घाट। लेकिन ये देखिए, ये पूर्वी घाट से जैसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा इधर से होकर जाती है, ये पूर्वी घाट के पैरेलल समानांतर यहाँ से निकल जाती है सीधी से। लेकिन जैसे ही ये सीधे सीधे जा रही है, इसको यहाँ मिल गया कई सारा क्षेत्र, और यहाँ से ये क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है कई सारे। और आपको मैं बता चुका हूँ कि प्रायद्वीप वाले जो क्षेत्र है, ये जैसे प्रायद्वीप है, तो इसमें प्रायद्वीप का ढाल कहाँ पर है? पूर्व की ओर है। तो भारत की लगभग मैक्सिमम प्रायद्वीप वाली नदियाँ हैं, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, ये सबको छोड़कर वो कहाँ पर बहती है? पूर्व की ओर बहती है। कुछ इस प्रकार पूर्व की ओर बहती है लगभग सभी नदियाँ, चाहे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, जितनी भी नदियाँ है वो। तो यहाँ से जब हवा, ये वाला स्थान यहाँ पर है मैकल, ये वाला है पूर्वी घाट वाला, यहाँ से जब हवाएं चलती हैं तो ये देखिए यहाँ से टकराकर कई सारे नदियों के मुहाने से वो भारत में प्रवेश कर जाती है। और भारत में प्रवेश कर रही है मतलब यहाँ पर क्या है? उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ है, और उड़ीसा से होते हुए कहाँ पर आ जाती है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से 90% वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में। समझ आया? क्योंकि कई सारी, जैसे महानदी है, कई छोटी छोटी जो नदियां हैं उसकी मुहाने से प्रवेश करती है भारत में, और भारत में प्रवेश करके उड़ीसा होते हुए छत्तीसगढ़ आती है। समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ मैं, कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बोल दिया जाए कि अरब सागर वाली शाखा से भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अरब सागर वाली शाखा से
बंगाल की अरब सागर वाली शाखा से भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है ये बताना है, और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से कौन से राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है ये आपको बताना है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में केवल और केवल 10% वर्षा हो रही है अरब सागर से, और 90% वर्षा हो रही है बंगाल की खाड़ी से। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, और वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है। वृष्टि छाया प्रदेश, इसका डेफिनेशन लिख लेना, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 50 सेंटीमीटर तक औसतन वार्षिक वर्षा होती है वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश। अर्थात कम वर्षा वाला क्षेत्र ही क्या कहलाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो जाएगा अबूझमाड़, जो कि कहाँ पर है, नारायणपुर में, ठीक है। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा, याद रखिएगा, मैकल श्रेणी वाला, मैकल श्रेणी का पूर्वी क्षेत्र। मैकल श्रेणी का कौन सा क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा, समझ रहे हो ना, मैकल श्रेणी का पूर्व। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश वाला जिला, या आपसे बोल दिया जाए सबसे कम या न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ में, तब आपको लगाना है कवर्धा। तब आप क्या लिखेंगे, कवर्धा लिखेंगे। अच्छे से समझिए। और अगर आप इससे पहले पढ़े होंगे कि औसतन सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, आप पढ़े होंगे जशपुर वाला क्षेत्र, लेकिन वो गलत है, ठीक है। तो सबसे अधिक कहाँ पर है, अबूझमाड़ में है। और अगर आपको बोल दिया जाए कि सेकंड में कौन सा है, सेकंड में क्या आएगा, तो लिख लीजिएगा, ये तो हो गया पहला। सेकंड में आप लिख लेना रायगढ़ बेसिन वाले क्षेत्र में होगा, ठीक है। पहला क्या आ जाएगा, अबूझमाड़ वाला क्षेत्र। सेकंड आ जाएगा रायगढ़ बेसिन वाला क्षेत्र, जैसे ये, जैसा रायगढ़ बेसिन वाला क्षेत्र, रायगढ़ यहाँ पर है। और तीसरा हो जाएगा, रायगढ़ के ऊपर आपको मिलेगा जशपुर वाला क्षेत्र, ठीक है। तो पहले नंबर पे आ जाएगा, याद रखिए, लिख लीजिएगा, अबूझमाड़ वाला क्षेत्र। दूसरे नंबर पर जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, रायगढ़ बेसिन। तीसरे नंबर पर आ जाएगा जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, जशपुर वाला क्षेत्र, जशपुर का पूर्वी वाला क्षेत्र, ठीक है। और अगर देखेंगे कि ये तो हो गया सर्वाधिक वर्षा, जहाँ वर्षा ऋतु में जब सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि औसतन वार्षिक वर्षा कहाँ पर ज़्यादा होती है, कहाँ पर सर्वाधिक होती है, ठीक है। कौन से शब्द का यूज़ किया हूँ, औसतन वार्षिक वर्षा शब्द का यूज़ किया हूँ मैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होता है, साल भर में सबसे अधिक बारिश होती है वो है बीजापुर में। सेकंड नंबर पर ही है पहला, सेकंड नंबर पर है नारायणपुर, सेकंड नंबर पर क्या है, नारायणपुर है, ठीक है। तो याद रखिए, ये है आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा इसको बताया गया है कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है बीजापुर में। अगर बीजापुर ऑप्शन नहीं रहा तब आपको लगाना है, बीजापुर ऑप्शन नहीं रहा तब आपको लगाना है रायगढ़, तब आपको लगाना है जशपुर, ठीक। ये तब लगाना है जब बीजापुर ऑप्शन में नहीं रहे, नारायणपुर न रहे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे ये है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा है, कृषि विभाग के द्वारा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो जशपुर को लिया जाता था, ठीक। अभी भी कई बुक में आपको वही मिलेगा, ठीक है। तो ये वर्षा ऋतु में आपके यहाँ से कहाँ पर कितनी वर्षा हो रही है, 10% वर्षा अरब सागर वाली क्षेत्र से, ठीक है। कहाँ से कैसे हो रही है आप समझ गए हो, कहाँ से कैसे वर्षा हो रही है, नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने से प्रवेश करते हुए। ये कल की क्लास में पूरी हो चुकी है कि छत्तीसगढ़ में कैसे प्रवेश करती है ये। अगर आपको बोल दिया जाए कि छत्तीसगढ़ में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है, छत्तीसगढ़ में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो याद रखिएगा 1300 से 1325 मिलीमीटर, 1300 से 1325 तक याद रखिएगा वार्षिक वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा
कौन से भौतिक प्रदेश में होती है, तब आपको लगाना है कि वो जो जशपुर सामरीपाट प्रदेश वाला क्षेत्र है वहाँ पर। और सबसे कम वर्षा अगर आपको पूछ दिया जाए तो मैदानी क्षेत्र में, स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पर पर्वत पठार कम है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होगी, क्योंकि पर्वत वर्षा होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है रुकावट। तो जहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पर रुकावट आने की संभावना ही नहीं है हवा में, वहाँ पर सबसे कम वर्षा होगी ही। इसलिए छत्तीसगढ़ का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर लिख लीजिएगा सबसे कम वर्षा होती है। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश कब होता है, तो एक क्वेश्चन याद रखिएगा, टेट में आया हुआ है, छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश कब होता है ये याद रखना है, 10 जून से लेकर 15 जून के आसपास। अगर ये बोल दिया जाए कि छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश कब होगा, ठीक है, तो अब अभी तक आप 15 जून तक पढ़ते थे, लेकिन 2017 टेट के एग्ज़ाम में ले लिया गया है अलग आंसर। तो छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश होता है 10 जून से लेकर 15 जून के बीच में, ठीक है, याद रखिए टेट का क्वेश्चन है। 10 जून से 15 जून के बीच में छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु अर्थात मानसून का आगमन होता है, ठीक है। ये है वर्षा ऋतु के बारे में, ठीक। चलिए तीसरा देखते हैं, शीत ऋतु। छत्तीसगढ़ में तीसरी मुख्य ऋतु के रूप में है शीत ऋतु, ठीक है। इसको देखते हैं, ये कब से कब तक है, ये है 16 अक्टूबर से कब तक होगा, ये अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये हो जाएगा 15 फरवरी तक। 16 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी तक शीत ऋतु है, ठीक है। तो शीत ऋतु में आपके यहाँ कैसे होगा, कहाँ से वर्षा होगी ये समझिए। तो सबसे पहले बस इतना याद रखिए कि छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है। छत्तीसगढ़ का अगर आपको बोल दिया जाए कि सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है, तो वो है मैनपाट, ठीक है, जो कहाँ पर है, सरगुजा में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा क्षेत्र क्या है, मैनपाट। और इसी मैनपाट में याद रखिएगा ठंड के समय में ये वाला क्षेत्र जो है वो बर्फ़ से आच्छादित हो जाता है या बर्फ़ से ढक जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठंड के समय में यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगा, इसीलिए मैनपाट को, इसीलिए आप क्या बोलते हैं, मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ का शिमला किसको बोलते हैं, मैनपाट को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है मैनपाट के बारे में। लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन आ जाए कि छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा, या आप बोल सकते हो सबसे ठंडा क्षेत्र या जिला वो कौन सा है, तो वो है जशपुर वाला क्षेत्र। और सबसे, अभी देखें सबसे गर्म कौन सा हो जाएगा, कौन सा जिला कौन सा है, अभी आप पढ़े हैं रायगढ़ है, औसतन अगर तापमान देखा जाए तो सबसे ज़्यादा औसतन तापमान बोल सकते हैं, सबसे गर्म जिला लिख लो इसमें, सबसे गर्म जिला कौन सा है, ये है जांजगीर चांपा, ठीक है। लेकिन अगर औसतन तापमान की बात करें, सबसे कम या सबसे अधिक जो तापमान है वो कहाँ पर होगा, अर्थात सबसे गर्मी साल भर कहाँ पर होगी, वो है रायगढ़ में, अभी देख लिए थे, ठीक है। और औसतन ये तापमान कितना होगा शीत का, ये अपने ठंड में छत्तीसगढ़ में एक औसतन तापमान कितना होता है, तो ये है 15 डिग्री से 20 डिग्री, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखिएगा इतना होगा, इम्पॉर्टेंट है शीत ऋतु में। अब देखिए समझते जाइए शीत ऋतु में वर्षा कैसे होगी। जैसे मान लो ये है आपका, ये है ये जैसे मान लीजिए भारत वाला, ठीक है। तो मैं बताया था जो चीज़ें आ रही हैं वो वापस जाएंगी भी ज़रूर। तो आपके भारत में मानसून का प्रवेश हुआ है गर्मी के समय में, तो जब ठंड का समय होगा तो यहाँ पर ठंड का समय है, देखिए अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का ठंड का समय रहेगा। तो ठंड में यहाँ पर टेम्परेचर भारत में क्या होगा, कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर अधिक होगा। मतलब टेम्परेचर अधिक कहाँ पर होगा, मकर रेखा वाले क्षेत्र में होगा। तो जहाँ पर मकर रेखा में मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा तो प्रेशर कम होगा, और जब मकर श्रेणी वाले क्षेत्र पे जब प्रेशर कम होगा तब यहाँ से हवाएं चलेंगी, यहाँ से कुछ इस प्रकार,
यहाँ से हवाएं चलेंगी। क्यों? क्योंकि अधिक प्रेशर वाली हवा है, कल मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ से जब हवाएं चलती हैं तो देखिए, जब ये भारत से होकर जाती है तो भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या समुद्र है, क्या भूखंड में नहीं। तो जब अधिक प्रेशर वाली हवाएं जब यहाँ मकर रेखा की ओर चलती हैं तो ये जो हवाएं हैं ये अपने साथ नमी धारण नहीं कर पाती। देखिए ये वाले हिस्से में कर रही है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर मिलता है बंगाल की खाड़ी। देखिए ये वाला हिस्सा है बंगाल की खाड़ी, तो ये बंगाल की खाड़ी से नमी धारण कर लेती है और ये इधर आते आते ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आकर वर्षा करा देती है, यहाँ पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से। इसीलिए शीतकाल में या ठंड के समय में लौटते हुए मानसून से केवल और केवल तमिलनाडु में वर्षा होती है। मध्य क्षेत्र में वर्षा ना होने का कारण बस यही है कि यहाँ पर कोई भी समुद्र नहीं है, जिसकी वजह से नमी को अवशोषित, नमी को धारण नहीं कर पाती। ठीक है, इसी वजह से छत्तीसगढ़ में लौटते हुए मानसून से वर्षा नहीं होती, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि शीतकाल में या शीत ऋतु में छत्तीसगढ़ में वर्षा कैसे होती है, तो कल की क्लास में भी बता चुका हूँ मैं। तो एक तो दो प्रकार से, पहला है शीत ऋतु में सामान्य अगर बात करूँ तो शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून को और किस किस नाम से जाना जाता है आप कमेंट करके बताइएगा। तो लौटते हुए मानसून में से छत्तीसगढ़ में वर्षा नहीं होती। लौटते हुए मानसून से छत्तीसगढ़ में वर्षा नहीं होती, इंपॉर्टेंट है। सेकंड है पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ या इसी को कहा जाता है पश्चिमी गर्त। इसी को क्या बोलते हैं? पश्चिमी गर्त। कमेंट करके बताइएगा। लौटते हुए मानसून को और दो अन्य नामों से जाना जाता है और पश्चिमी विक्षोभ को भी एक अन्य नाम से जाना जाता है। आपको दिशा बताना है। ठीक है, जैसे गर्मी के समय में है दक्षिण पश्चिम मानसून, वैसे ही पश्चिमी विक्षोभ और लौटते हुए मानसून की दिशा आपको बताना है। कल की क्लास में मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ठंड के समय में लौटते हुए मानसून से वर्षा नहीं होती, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। कैसे? देखिए, ठीक, ये जैसे मान लो है ये भारत का है। ठीक है, यहाँ पर एक भूमध्य सागर है, ये वाला क्षेत्र भारत के इधर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर में यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक हवाएं उठती है। यहाँ पर एक हवा उठी और ये हवा जैसे उठती है इसकी दिशा हो जाती है, यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला, इसकी दिशा हो जाती है इधर पूर्व की ओर। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ है हमारे, यहाँ पर है हिमालय, यहीं पर है हिमालय। तो जैसे ये हवा जो है इधर चलती है, राइट की ओर चलती है, याद रखिएगा समुद्र तल से 9 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जैसे ही हवा जो है ये पूर्व की ओर जाती है, हिमालय से टकराकर ये दो दिशाओं में बढ़ जाती है कुछ इस प्रकार। ऐसे ये कितनी दिशाओं में बढ़ गई? 2 दिशाओं में बढ़ गई कुछ इस प्रकार। एक जो उसका दक्षिणी जो दूसरा हिस्सा है ये वाला, ये कहाँ से प्रवेश कर रहा है? देखिए ये प्रवेश कर रहा है पश्चिम से प्रवेश कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। और दिशा कौन सी हो जाएगी देखेंगे तो ये है उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिम। और जैसे ये भारत में प्रवेश करता है तो भारत के कुछ हिस्से में वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस वाले क्षेत्र में बर्फबारी होती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार इस क्षेत्र में याद रखिएगा कुछ वर्षा होती है। जिसमें छत्तीसगढ़ में भी कुछ एकदम बहुत कम ही वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जहाँ पश्चिम से आ रहा है, कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम, इसलिए पश्चिमी विक्षोभ को उत्तर पश्चिम मानसून भी बोलते हैं। और उत्तर पश्चिम मानसून जब यहाँ से होकर भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा बहुत कम वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए क्या पश्चिमी गर्त या पश्चिमी विक्षोभ से छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है, तो हाँ होती है। तो शीतकालीन वर्षा याद रखिए, शीत ऋतु में छत्तीसगढ़ में वर्षा केवल और केवल पश्चिमी गर्त से होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को। रही बात कि
मानसून को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन सा आएगा, मैं इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा कि मानसून को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन सा आएगा। जैसे आप सामान्य समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए जहाँ पर पर्वत पठार अधिक होंगे, जहाँ पर अधिक ऊंचाई पर होंगे वो क्षेत्र, उस क्षेत्र में अधिक वर्षा होगी। ठीक है, उस क्षेत्र में अधिक वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि पर्वत से या पठार से टकरा कर ही, स्वाभाविक सी बात है, वहाँ से हवाएं जो है टकरा कर पूरी की पूरी वर्षा करा देंगी। जो क्षेत्र समुद्र से लगा हुआ है वहाँ पर अधिक वर्षा होगी। ठीक है, क्योंकि नमी जो है वो धारण कर रही है, तो सबसे पहले जो है समुद्र के पास वाले क्षेत्र में ही लाकर पर्वतों से टकरा कर गिर रही है। जो क्षेत्र समुद्र से दूर है उस क्षेत्र में वर्षा थोड़ी सी कम होगी। इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे अक्षांशी रेखा, जो आप अक्षांश पढ़ रहे हैं, कर्क रेखा से मकर रेखा, ये पूरे के पूरे तो अक्षांश है। तो जैसे जैसे आप अक्षांश से, जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तर ध्रुवों की ओर जाएंगे, जैसे अगर आप देखते हैं, ये मान लीजिए ये विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा में टेम्परेचर अधिक है, टेम्परेचर अधिक है साल भर, तो प्रेशर साल भर कम है, इसलिए साल भर यहाँ वर्षा होगी। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, टेम्परेचर जो है वो कम होते जाएगा, तो प्रेशर अधिक होते जाएगा। इसलिए जो क्षेत्र विषुवत रेखा के सबसे पास है, या जो अक्षांशी रेखा जो विषुवत रेखा के पास है, उस वाले क्षेत्र में क्या होगी, अधिक वर्षा होगी। इसलिए जो वर्षा है वो अक्षांश पर भी याद रखिएगा, निर्भर करता है। जो वर्षा है वो देशांतर रेखाओं पर निर्भर नहीं करता, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, केवल अक्षांशों पर ही ये निर्भर करता है। तो टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, हाँ है, करता है ना टेम्परेचर पर निर्भर। टेम्परेचर अधिक होगा तभी तो, जब टेम्परेचर पर अधिक करता है तो वायुमंडलीय दाब पर भी ये असर मतलब प्रभाव डालेगा, हाँ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके कारकों में आपके टेम्परेचर भी आ जाएगा और प्रेशर भी आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हैं, पर्वत है, पठार है, समुद्र से दूरी है, समुद्र से नज़दीकी है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।